अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के MCQs करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी और उसके कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगी। आज हम करेंगे बुक के MCQs और उसके बेसिक्स भी समझेंगे। तो चलते हैं, अपनी बुक को अपने साथ रखिएगा। फर्स्ट MCQs को देखते हैं। बुक अपने साथ रखिएगा ताकि आपको भी इजी रहे और आप अपनी बुक पे भी मार्क कर सकें। नंबर 1 है हमारे पास, द वेव्स that have maximum penetrating power to treat tumor। डिफरेंट रेज जो है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो रही होती हैं। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी हमारे पास रेज ही यूज़ हो रही होती हैं, हम रेज की मदद से जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि ट्यूमर के लिए जो है वो कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं उसमें से देखते हैं कि कौन सी मैक्सिमम हमारे पास यूज़ की जा सकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, गैमा रेज और रेडियो वेव्स। ठीक है, तो हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो मैक्सिमम यूज़ की जाती है अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी, इस तरह की चीज़ों में। लेकिन उससे भी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? गैमा रेज की होती है। तो उसने पूछा है कि मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, तो वो हम लगाएंगे गैमा रेज। गैमा रेज जो है वो ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं और उन्हीं की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर भी होती है। ये बात आपने MCQs के लिए भी याद रखनी है और थ्योरी के लिए भी। समटाइम्स आपके इस तरह से छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स के लिए हम कौन सी रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं? तो हमारे पास नंबर 2 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। हमें पता है कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए कौन सी रेज जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो है एक्स रेज। ये आपके सारे मोस्टली थ्योरी रिलेटेड ही MCQs आ रहे हैं अभी तक, और जिसने थ्योरी अच्छे से कर ली दैट मीन्स कि उसके MCQs भी इजीली हो जाएंगे। तो नंबर 3 हमारे पास है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। हमने बतानी है वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड के अंदर। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट की, अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो वैक्यूम के अंदर कितनी होती है? 3 एक्सपोनेंशियल 8 होती है मीटर पर सेकेंड। ये हमें बात पता है, लेकिन अब उसने पूछा है कि डायमंड के अंदर कितनी होगी। ठीक है, तो डायमंड के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर आपको फाइंड करने का बोला जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू SV, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ओवर स्पीड ऑफ मीडियम, यानी कि किस मीडियम की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब हमें एक फाइंड क्या करना है? मोस्टली ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए भी यूज़ होता है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लें या फिर इसी MCQs के बराबर में छोटा सा लिख लें ताकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करे। अब आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि हमने फाइंड क्या करना है? डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है, यानी कि डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, यानी कि डायमंड के अंदर। तो हम डायमंड के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अगर वो एयर की पूछे या किसी ग्लास की पूछे या किसी और चीज़ की पूछेगा तो वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास उसने दे दिया है, अगर हम बुक में देखें तो वेयर है वो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज 2.5। तो उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है हमें 2.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह हम डालेंगे 2.5 और हमें स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है हमारे पास वैक्यूम के अंदर वो डाल दी। ओवर हमने मीडियम जो है वो हमें नहीं पता तो हमने फाइंड करना है। अब इसको हम ज़रा सेट करवाएंगे अगर इस इक्वेशन को, तो मैं यहाँ पे आपको करवा के दिखा देती हूँ कि वो क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा 2.5 ओवर 3 एक्सपोनेंशियल 8 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सेट करवाएं, ठीक है, तो अगर हम मीडियम में फाइंड कर रहे हैं तो इसको हमने वहाँ भेज दिया और 2.5 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 3 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 8 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आना चाहिए हमारे पास। कैलकुलेटर अपने साथ रखा करें ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा और यूनिट भी लगाना नहीं भूलिएगा। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, हो सकता है आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, तो आपने इसको अच्छे से समझना है, इसकी लॉजिक समझनी है, इसका फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हमारा क्या आंसर आया? 12 एक्सपोनेंशियल 8। तो अब हम जो है वो अपना ऑप्शन देखते हैं कि हमारा जो 12 एक्सपोनेंशियल 8 आंसर आया है वो गिवन ऑप्शन में है या नहीं है।
तो जी हाँ, ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो है 3 न्यूमेरिकल 3 MCQs, थर्ड MCQs का आंसर आया हमारे पास ये मीटर पर सेकेंड। तीसरा MCQs भी समझ आया होगा। जब तक आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको ये रटे रटाए जो है MCQs बहुत ही कम आते हैं बोर्ड के अंदर, तो उसका चांस बहुत कम होता है कि रटे हुए MCQs आए। आपने कॉन्सेप्चुअल बेसिस के ऊपर अपना पेपर करना होता है, और ये सारी चीज़ें इतनी आसान मैंने बना दी हैं ताकि आपको हेल्प करें। ये सारी चीज़ें रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं भी आऊँ और आपको यहाँ पे सिर्फ लिखवाऊँ और बोलूँ कि भाई आपने ऐसी रट्टा लगाना है, ऐसा नहीं है। हमने इसको समझ के करना है ताकि आपको आइंदा भी आने वाले वक्त में हेल्प करे। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 को हम बुक के अंदर देखेंगे, वो है हमारे पास द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। ठीक है, हमें जो है वो डिफरेंट ग्रुप दिए हुए हैं और हमने बताना है कि वो कौन सा ग्रुप है जो कि ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कंटेन कर सकता है, यानी कि उसके अंदर हो सकती हैं। अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो साउंड वाली उसमें नहीं होती, यानी कि जहाँ साउंड वेव्स होंगी वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई नामोनिशान नहीं होगा। अब देखते हैं डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें हमारे पास साउंड वेव होगा, उस वो तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन गिवन है, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। उसके अलावा लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, और फोर्थ है रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स और माइक्रोवेव्स। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास कहीं भी साउंड वेव्स नहीं गिवन, दैट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। ग्रुप में यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। लाइट वेव्स हो सकती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, और आपने ये याद करना है, हो सकता है आपको ये छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए कि आपने इसको लिस्ट डाउन करना है, तो आपने इसको अच्छे से समझ के जाना है। माइक्रोवेव्स, तीनों तरह की जो है वो वेव्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वालिटी पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास अगर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 है हमारे पास द लिस्ट दैट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाने की बात करें तो हमारे पास क्या फैक्टर होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे पूरा ग्रुप बताना है कि जिसमें वेवलेंथ सबसे कम हो, उसके बाद थोड़ी और बढ़े, फिर और बढ़े, फिर और बढ़े, यानी कि बढ़ती जाए। इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो यानी कि बढ़ती जाए, ठीक है। तो हमने इस तरह से बताना है उसको। अब हमें पता है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी जो है वो, अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ जो है यानी कि लैम्डा जो है वो उतना ही छोटा हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि गैमा रेस की जो है वो एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स कि उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी। उसके बाद अगर हम बात करें गैमा रेस की हो गई, यानी कि गैमा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है, उसकी सबसे ज़्यादा छोटी वेवलेंथ होगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि भाई एक्स रे जो है उसकी गैमा रे से कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा होती है वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि अगर उसकी इतनी है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो माइक्रोवेव्स की होती है, यानी कि उसकी एनर्जी कम होती है, डैट मीन्स के वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने इसी ऑर्डर के अंदर बताना है कि सबसे कम, देन उससे ज़्यादा, देन उससे ज़्यादा। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, गैमा रेज के अलावा फिर एक्स रेज। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा की पॉइंट बताया है कि अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। आपके पास MCQs बन के भी आ सकता है कि जी MCQs के अंदर ही बताना है कि एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो लैम्डा जो है वो कम हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसका नहीं होता कि एनर्जी भी बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका ऑपोजिट होता है। अच्छा, एक्स रेज के बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है माइक्रो वेव्स की। ये भी ऑर्डर आपने याद रखना है। नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। 6 से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर 6 भी हम बुक में देखेंगे। द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज इन सिक्योरिटी स्कैनर्स एट नाइट, ठीक है। हमने बताना है कि कौन सी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो यूज़ होती है सिक्योरिटी स्कैनर्स के लिए, अगर हम रात की बात करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ में पता है कि जी कौन सी वेव जो है वो रात के लिए यूज़ की जाती है, इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड एक तरह की लाइट होती है, एक तरह की रे होती है, जिसकी मदद से जो है हमें इंसान वगैरह जो चीज़ें होती हैं मूव करती हुई ख़ास तौर पे, वो हमें रेड कलर की उसमें नज़र आ रही होती हैं, पॉइंट आउट हो रही होती है। तो इजीली हमें डिटेक्ट हो जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो उस वक्त मूव कर रही है, क्योंकि ये इंसान के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो वो कैमरे की मदद से जो है वो स्कैनर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंसान है, तो वो हमें रेड कलर के अंदर दिख रहा होता है स्कैनर्स के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गिवन है
पहला ही ऑप्शन गिवन है विच इज़ इंफ्रारेड। अच्छा, ये जो ऑब्वियस आंसर्स हैं वो मैं ऑप्शंस देखे बगैर ही आपको करवा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप बगैर मज़ीद ऑप्शन देखे अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर लें, क्योंकि इंफ्रारेड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके अलावा इस तरह का हमारे पास डिफरेंट जो है वो एनर्जी और वेवलेंथ का भी अभी हमने लास्ट सवाल किया है, उसमें भी यही था कि भाई एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन आपको बताना चाहिए, तो वो आप ऑटोमेटिकली खुद से सेलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 को बुक में देखेंगे, अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन अनचेंज इन इट्स। अब हमने उसको बताना है, तो अब हमने क्या बताना है, उसको बताना है कि भाई एक वाइट लाइट ऑफ बीम है, ठीक है, वो पास कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले उसने बोला है कि वो पास हो रहा है एयर से, ठीक है, यानी कि एयर के अंदर से पास होने के बाद वो पास हो रहा है गिलास के अंदर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास गिलास, ठीक है, ये इधर से पास हुआ, देन गिलास से निकला, तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली कि ये जो है वो बेसिकली एयर से पास हुआ ग्लास में, एंड देन ग्लास से पास हो गया आगे और रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब हमने क्या बताना है कि वेव कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जो कि अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो हमें पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती जब वो डिफरेंट मीडियम से पास हो रही होती है। लाइट डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है और वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है। इट डिपेंड्स कि वो कहाँ से पास हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। नंबर 8 की बात करते हैं, द टाइप ऑफ द वेव्स दैट आर यूज्ड इन टेलीविज़न रिमोट कंट्रोलर। तो टेलीविज़न रिमोट कंट्रोलर जो कि हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, हमारे हर ही घर के अंदर रिमोट होता है टेलीविज़न का, तो हम उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि उसके अंदर से कौन सी रेज निकल रही होती है रिमोट के अंदर से। तो वो भी जो है इंफ्रारेड वेव्स ही होती हैं जो कि रिमोट से पास होती हैं, और जो है वो टीवी जो है उसको कैच करता है, टेलीविज़न जो है उसको कैच करता है, और आगे जो है जो भी हम उसको कमांड करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन पे काम करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस पे काम करता है। तो ये आ गया हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स, मैं पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। इंफ्रारेड की 2 चीज़ें अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक ये कि इंसान के अंदर से निकल रही होती हैं तो वो स्कैनर्स को हेल्प करती हैं रात में डिटेक्ट करने के लिए, और दूसरा मैं आपको यहाँ पे यूज़ बता चुकी हूँ कि रिमोट के अंदर उसको यूज़ किया जाता है ताकि जो है टेलीविज़न हमारा उसको कैच करे, और जो भी हम उसको चैनल चेंज करने का, वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन दें, कमांड करें, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब नंबर 9 पे देखते हैं, द कलर दैट इज़ द लीस्ट डिविएटेड बाय अ प्रिज्म। तो अब हमें पता है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही कम जो है वो कलर डिविएट होगा, ठीक है, कलर डिविएट होगा। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना कम डिविएट होगा, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना जो है वो ज़्यादा कलर डिविएट होगा। तो अब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ होती है। अब हमें पता है रेड की जो है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो इसका मतलब कि सबसे कम जो है वो रेड रे जो है वो डिविएट होगी। नंबर 9 की बात करें तो रेड की वजह क्या है, रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से उसका जो कलर है वो कम डिविएट होता है। तो रेड रे इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 10 विच इज़ द लास्ट वन, द ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर अकर्स इज कॉल्ड। जो पूरा प्रोसेस होता है जिसको ऑप्टिकल फिनोमेना के नाम से भी जाना जाता है, एक तरह की ये डेफिनेशन ही है, आपने इसको याद करनी है, क्योंकि समटाइम्स ये आपसे एमसीक्यूज़ में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जी इसकी पूरी डेफिनेशन लिखें, ये क्या चीज़ है। तो हमें पता है ऑप्टिकल फिनोमेना उसको कहा जाता है जिसमें जो है हमारे पास कलर ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। जो वाइट लाइट होती है वो डिफरेंट 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो रही होती है, ठीक है। और कलर के जो लाइट की जो कलर हैं वो भी टोटल हमें पता है 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्जन क्यों कहा जाता है, डिस्पर्जन अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्पर्जन का प्रोसेस लिखें या ऑप्टिकल फिनोमेना किसे कहा जाता है, तो ये सारी डेफिनेशन आप एक ही तरह से याद कर लें कि जी द ऑप्टिकल फिनोमेना एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर जो है वाइट लाइट को 7 डिस्टिंक्ट कलर में, यानी कि 7 अलग अलग कलर्स में बांटा जाता है,
तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज भी समझ आए होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी अच्छी एग्जाम्स हो जाएं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।